रीबॉर्न फॉर माई रिवेंज। एक अंधेरी रात थी। जंगल के सुनसान रास्ते पर एक लड़की बुरी तरह लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। उसकी आंखों का रंग बहुत ही अनोखा था, हल्का बैंगनी, इतना हल्का कि कोई ध्यान से देखे तभी नजर आए। उन आंखों में मासूमियत कूट-कूट कर भरी हुई थी। वह थोड़ी सी गोलमटोल थी और उसकी खूबसूरती में एक अलग ही सादगी और नरमी थी। जो भी उसे देखता बिना उसे प्यार किए नहीं रह पाता। लोग अक्सर कहते थे कि जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। उसका नाम था कृषिका सिंघानिया। लेकिन जो लोग उससे प्यार करते थे वे उसे सिर्फ कृष कहकर बुलाते थे। आज वही कृष पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। हर कदम पर ऐसा लगता था मानो उसकी सांसें टूट जाएंगी। फिर भी वह एक काली कार के पीछे पूरी ताकत से भाग रही थी। कृष चीखते हुए बेपसी से, अभिमन्यु, अभिमन्यु, प्लीज रुक जाओ। उसकी आवाज में इतनी बेपसी थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। कार के अंदर बैठे आदमी ने रियरव्यू मिरर में देखा। कृष लगातार कार के पीछे भाग रही थी। अभिमन्यु, ठंडी आवाज में, कार रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। कार रुकते ही एक लंबा, आकर्षक और रौबदार युवक बाहर निकला। वह था अभिमन्यु रायचंद, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हालांकि एक सच ऐसा भी था जिससे खुद अभिमन्यु अनजान था। आज वह जिस मुकाम पर खड़ा था उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कृषिका का था। लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। जैसे ही कृष ने अभिमन्यु को देखा उसकी बुझती हुई उम्मीदों में फिर से एक छोटी सी किरण जाग उठी। वह लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कृष कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए, अभिमन्यु, मेरी बात सुनो प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे भी धोखा दिया गया था। मुझे भी नशीली दवा दी गई थी। नैरेटर, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अभिमन्यु, व्यंग्य से, तुम्हें भी नशा दिया गया था। कृष ने धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आवाज शर्म, दर्द और टूटे हुए विश्वास से भरी हुई थी। कृष धीमी आवाज में, हाँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अभिमन्यु की आंखों में नफरत और गहरी हो गई। अभिमन्यु कठोरता से, तो तुम यही कहना चाहती हो कि तुम बेगुनाह हो? कृष की आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण चमक उठी। कृष आस भरी आवाज में, हाँ अभिमन्यु, मैं सच कह रही हूं। अभिमन्यु कड़वी हंसी हंसा। अभिमन्यु कड़वाहट से, बेगुनाह? उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि कृष का दिल कांप उठा। अभिमन्यु, तुम्हें शायद एक बात नहीं पता। कृष डरते हुए, का कौन सी बात? अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में, उस रात तुम मेरे साथ नहीं थी। कृष एक पल के लिए वहीं जड़ हो गई। उसकी सांसें जैसे थम गईं। कृष स्तब्ध होकर, अभिमन्यु, अभिमन्यु दांत भींचते हुए, हाँ, तुम मेरे साथ नहीं थी। उसकी आवाज और भी कठोर हो गई। अभिमन्यु, उस रात तुम मेरे 4 बॉडीगार्ड्स के साथ थीं। यह सुनते ही कृष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे। कृष टूटी हुई आवाज में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर दिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभिमन्यु ने उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं खाया। अभिमन्यु बेरुखी से, मेरे साथ तो मेरी मोहब्बत थी। कृष की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कृष का कौन? पहली बार अभिमन्यु के चेहरे पर नरमी दिखाई दी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, नरमी से, शान्या। शान्या का नाम सुनते ही कृष का दिल हजारों टुकड़ों में बिखर गया।
जिस बहन को उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, आज उसी का नाम उसके पति के होंठों पर था। अभिमन्यु के चेहरे पर प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु, कोमलता से, मेरी शान्या। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र कृष पर पड़ी और उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। अभिमन्यु, तिरस्कार से, तुम मेरी शान्या के पैरों की धूल बनने के भी लायक नहीं हो। कृष की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कृष, रोते हुए, अभिमन्यु, प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभिमन्यु गुस्से से गरजा। अभिमन्यु, चीखते हुए, गुस्से से, प्यार? मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ घिन आती है। यह सुनकर कृष को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकालकर पैरों तले कुचल दिया हो। अभिमन्यु का हर शब्द उसकी रूह को घायल कर रहा था। उसने नफरत भरी नजरों से कृष को देखते हुए कहा, अभिमन्यु, तीखे स्वर में, तुम जैसी चरित्रहीन लड़की से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कृष वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह टूट चुकी, पूरी तरह बिखर चुकी। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुकी थी। अभिमन्यु बिना पीछे मुड़े अपनी कार में बैठ गया। जाते जाते उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, अभिमन्यु, रूखे स्वर में, इसे इसके घर छोड़ दो। अगले ही पल काली कार अंधेरे में कहीं गुम हो गई और कृष वहीं सड़क पर अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका दिल दर्द से कराह रहा था और उसकी रूह पर ऐसा घाव लग चुका था जो शायद पूरी जिंदगी कभी भरने वाला नहीं था। चैप्टर 1 एंड। चैप्टर 2। गार्ड्स यूज सिंघानिया मैंशन के बाहर छोड़कर चले गए। कुछ देर तक कृष वही जमीन पा बैठी रही। उसका दिल बार बार एक हाय बात कह रहा था। माँ मेरी बात जरूर सुनेंगी। पापा मुझे समझेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद के सहारे वो लड़खड़ते ह्यू मैंशन के अंदर गई। जैसे हाय वो हॉल में पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा सिंघानिया परिवार वहां मौजूद था। लेकिन किसी की आंखों में प्यार नहीं था। किसी की आंखों में फिक्र नहीं थी। हर तरफ सिर्फ नफरत थी। सिर्फ इल्जाम दा। कृष की आंखों में आंसू भर आए। पापा। उसने मासूमियत से रोहित सिंघानिया की तरफ देखा, लेकिन रोहित सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें शर्म नहीं आई? उन्होंने गरज कर कहा। कृष का दिल कांप गया। पापा मेरी बात सुनिए। चुप। रोहित सिंघानिया की गरजती हुई आवाज हॉल में गूंज उठी। हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। कृष को लगा जैसे उसके दिल पा किसी ने हजारों वार कर दिए हो। पापा मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन रोहित सिंघानिया की आंखों में उसके लिए कोई नरमियत नहीं थी। कश तुमने हमें इतनी शर्मिंदा ना किया होता। ये लफ्ज सुनते हाय कृष की सांसें रुक सी गई। तभी सावी सिंघानिया आगे बढ़ी। कृष की आंखों में उम्मीद चमकी। माँ। वो रोट यू उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन सावी ने उसका हाथ झटक दिया। कृष वही जम गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। माँ। सावी की आंखों में भी गुस्सा था। हमें तुम पर भरोसा था। पा तुमने हमारा सर झुका दिया। कृष का दिल पूरी तरह टूट गया। उससे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे उससे छिन रही हो। उसने एक बार फिर आस भरी नजरों से सबकी तरफ देखा। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। कोई भी उसका दर्द समझना नहीं चाहता था। इस वक्त कृष को पहली बार एहसास हुआ कभी कभी अपने हाय सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। और उनके दिए ह्यू जख्म सबसे गहरे होते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और उसके दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। शायद उसका भरोसा। शायद उसकी मोहब्बत। या फिर उसकी पूरी दुनिया। कृष की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे दा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि एक हाय दिन में उसकी पूरी दुनिया कैसे बिखर गई। जिन लोगों के लिए वो जीती थी। जिन लोगों को वो अपनी ताकत समझती थी, आज वही लोग उसके सबसे बेद दुश्मन बन गए। इस रात कृष को मैंशन के एक पुराने बेसमेंट में बैंड कर दिया गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। कृष डर से कांप रही थी। माँ। पापा कोई तू मेरी बात सुन लो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।
कुछ देर बाद बेसमेंट का दरवाजा खुला। तेज रोशनी अंदर आई। क्रिश ने आंखें बंद कर ली। जैब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने 2 लोग बैठे द शनाया और संजय। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्रिश का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज टूट रही थी। शनाया अपनी चेयर पर आराम से बैठी थी। क्योंकि मुझे तुमसे नफरत थी। क्रिश की आंखों में आंसू भर आए। नफरत था। शनाया खादी हुई और क्रिश के पास आई। बचपन से हर चीज तुम्हारी थी। माँ पापा तुम्हारे। नाम तुम्हारा, दौलत तुम्हारी। प्यार तुम्हारा। सब कुछ तुम्हारा। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। और मेरे पास कुछ भी नहीं। क्रिश ने सर हिला दिया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना। शनाया जोर से हंसी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्रिश का दिल फिर टूट गया। उसने संजय की तरफ देखा। तुम भी? संजय मुस्कुराया। तुम बहुत मासूम थी क्रिश। इसीलिए तुम्हें धोखा देना इतना आसान था। क्रिश को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी याद की। अपना बचपन। अपना परिवार। अपनी मोहब्बत। सब झूठा लग रहा था। शनाया ने झुककर उसके कान में कहा, अभिमन्यु भी अब मेरा है। परिवार भी मेरा है। और कल से सिंघानिया नाम भी मेरा होगा। क्रिश की आंखों में पहली बार आंसुओं की जगह गुस्सा नजर आया। बेइंतहा गुस्सा। उसने धीरे से कहा, भगवान सब देख रहे हैं। शनाया फिर हंसी। भगवान आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कुछ घंटों बाद बेसमेंट में आग लग गई। हर तरफ धुआं भरने लगा। ऊपर मैंशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच अभिमन्यु को सच का पता चल गया। यूज पता चला कि क्रिश बेकसूर थी। उसके पैरों टेल जमीन खिसक गई। ये मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पागल की तरह सिंघानिया मैंशन की तरफ भागा। जैसे हाय वो वहां पहुंचा, उसने रोहित सिंघानिया को सब सच बता दिया। पूरी फैमिली शॉक में चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बेसमेंट से धुआं आ रहा है। सब लोग भागते हुए नीचे गए और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। बेसमेंट जल रहा था। और उसके बीच क्रिश पड़ी हुई थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर थी। लेकिन वो अभी जिंदा थी। रोहित सिंघानिया घुटनों पर गिर गए। क्रिश उनकी आवाज रो पड़ी। सावी सिंघानिया चीख उठी, मेरी बच्ची। अभिमन्यु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो क्रिश के पास जाने लगा। लेकिन क्रिश ने कमजोर हाथ उठाकर यूज रोक दिया। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं थी। सिर्फ नफरत थी। ऐसी नफरत जो मौत भी खत्म नहीं कर सकती थी। अभिमन्यु रोट ह्यू बोला, क्रिश मुझे माफ कर दो। क्रिश के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। माफ जैब, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। अभिमन्यु टूट गया। क्रिश ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा। माँ पापा भाई सब रो रहे द लेकिन अवन आंसुओं का कोई मतलब नहीं था। क्रिश ने आसमान की तरफ देखा और अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़कर कहा, मैं लौटूंगी। एक चैप्टर 3 दूसरा मौका। चारों तरफ अंधेरा था। आग की लपटें उसकी सांसें निगल रही थीं। कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं लौटूंगी, सबका हिसाब लेकर लौटूंगी। अचानक, क्रिश बेटा उठो, सुबह हो गई है। एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। ये इंसान अनसर्वेंट्स में से थी जो क्रिश के प्यार करती थी। ये थी शांता काकी जो कि एक रसोइया शेफ है सिंघानिया फैमिली में। क्रिश एक झटके से उठकर बैठ गई। जब शांता काकी ने क्रिश को उठते हुए देखा तो वो वहां से चली गई क्योंकि अन्य किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थायागा को उन्हें वहां देख लेटा तो शांता काकी की नौकरी पे बात आ सकती थी। शांता काकी को जाते हुए देखकर क्रिश ने भी कुछ नहीं कहा। क्रिश ने जितना भी कंट्रोल किया था शांता काकी के जाते ही सारा कंट्रोल चुद गया और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ, फिर अपने कमरे को देखा। वही गुलाबी पर्दे, वही सफेद दीवारें, वही खिड़की, वही गुड़िया। उसकी आंखें हैरानी से खेल गईं। ये मेरा कमरा। वह बिस्तर से उतरी और लड़खड़ाते हुए आईने के सामने पहुंची।
आईने में 10 साल की छोटी सी कृषिका खड़ी थी। उसकी हल्की बैंगनी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं वापस आ गई। उसके होंठ कांप उठे। भगवान, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे भोलेनाथ, इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस बार मैं अपनी जिंदगी किसी से छीनने नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी। आज की तारीख। यही वो दिन था जिस दिन उसकी सबसे प्यारी दाई माँ उससे हमेशा के लिए छिन गई थीं। कृष की सांसें रुक सी गईं। नहीं, आज नहीं। मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। उसे सब कुछ याद आ गया। आज सुबह शनाया रोते रोते रोहित और सवी के पास गई थी। मम्मा, पापा, दाई माँ मुझे किसी के हाथ बेच देना चाहती हैं। मैंने खुद उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना है। शनाया के मगरमच्छ वाले आंसू देखकर रोहित और सवी का खून खौल उठा। उन्होंने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने अपने 4 सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, उसे ऐसी मौत देना कि दोबारा किसी बच्चे की तरफ देखने की हिम्मत न करें। उधर दाई माँ को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक उन पर हमला क्यों हुआ। कृष को जैसे ही ये बात पता चली, वह पागलों की तरह दाई माँ को बचाने के लिए भागी। दाई माँ, मैं आ रही हूँ। लेकिन किस्मत शायद एक बार फिर उससे सब कुछ छीन लेना चाहती थी। रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पूरी सड़क जाम हो गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। 10 साल की छोटी सी कृष जितनी कोशिश करती, उतनी ही देर होती जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान, बस एक बार मेरी दाई माँ को बचा लीजिए। वह रोते हुए दूसरी गली से भागी। लेकिन जब तक वह उस पुराने गोदाम तक पहुंची, सब खत्म हो चुका था। पूरा गोदाम खून से लाल था। बीच में उसकी दाई माँ की निर्जीव देह पड़ी थी। उनके शरीर पर बेरहमी के अनगिनत निशान थे। कृष के पैरों तले जमीन खिसक गई। दाई माँ! उसकी चीख पूरे गोदाम में गूंज उठी। वह दौड़कर उनके पास बैठ गई और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उठिए ना, देखिए, मैं आ गई। आपने कहा था, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी और एक टूटी हुई बच्ची। कुछ मिनट बाद माली काका गोपाल, पुराने ड्राइवर रामू काका और रसोइया शांता काकी, जो बचपन से कृष से बेहद प्यार करते थे, वहां पहुंच गए। तीनों की आंखों में आंसू थे। गोपाल काका ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, चलिए, दाई माँ को सम्मान से विदा करते हैं। कृष ने अपने आंसू पोंछे। उसने दाई माँ का सिर अपनी गोद से धीरे से उठाया और बोली, कोई इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये मेरी माँ थी। तीनों नौकरों ने बहुत सम्मान से दाई माँ की देह को उठाया। श्मशान पहुंचने तक कृष उनकी अर्थी के साथ नंगे पैर चलती रही। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। चिता तैयार हुई। 10 साल की छोटी सी कृष ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। जलती हुई लपटों को देखते हुए उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। उसे दाई माँ की आखिरी बात याद आई, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं, तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो तुम्हें तुम्हारे होने की वजह से प्यार करें। खून का रिश्ता ही परिवार नहीं होता। कृष ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं वादा करती हूं, मैं ऐसा परिवार जरूर ढूंढूंगी जो मुझे दिल से अपनाए, और जिस दिन मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा, उस दिन मैं वापस आऊंगी। रोहित, सवी, शनाया, तुम तीनों से तुम्हारे हर आंसू, हर जुल्म और मेरी दाई माँ की मौत का पूरा हिसाब लूंगी। उसी पल 10 साल की मासूम कृष हमेशा के लिए मर गई और जन्म हुआ एक ऐसी कृष का जो अब सिर्फ अपने बदले और अपने नए परिवार के लिए जीने वाली थी। चैप्टर 4।
कृष को अपने पूरे परिवार की कोई परवाह नहीं थी। उससे सिर्फ अपनी दाई माँ को ढूंढना था। वो उन्हें ही अपनी माँ मानती थी। आखिर बचपन से लेकर आज तक उसकी हर जरूरत, हर खुशी और हर दर्द में सिर्फ दाई माँ ही उसके साथ खादी रही थी। माँ का प्यार, बाप का सहारा, भाई की हिफाजत और बहन का साथ, जो कुछ भी कृष को कभी अपने असली परिवार से नहीं मिला, वो सब दाई माँ ने उसे दिया था। जब भी कृष टूट जाती, जब भी उसकी आंखों में आंसू आते, जब भी उसे किसी अपने की जरूरत होती, हर बार दाई माँ ही उसका सहारा बनती थी। दूसरी तरफ पूरा सिंघानिया परिवार शनाया की खातिरदारी में लगा हुआ था, जैसे कृष नाम की कोई लड़की कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही ना रही हो। अब कृष सिर्फ अपनी दाई माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। हालांकि उसका अपने परिवार से भरोसा हमेशा के लिए उठ चुका था। अपनी दाई माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद उस रात कृष चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखे और बिना किसी को बताए सिंघानिया मैंशन छोड़कर हमेशा के लिए निकल गई। रात का सन्नाटा उसके दिल की तरह वीरन था। कृष बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलते जा रही थी। चलते चलते लगभग 2 घंटे बीत गए। उसकी आंखें आंसुओं से सूज चुकी थी और पैर थकान से जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसके पास से गुजरी। कुछ ही पाल बाद एक जोर की टक्कर की आवाज आई। कृष ने मुड़ कर देखा। लगभग 100 मीटर दूर वो कार एक बड़े पेड़ से टकरा चुकी थी। कृष बिना एक पाल गवाए उस तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो कार के पास पहुंची, उसने देखा कि ड्राइविंग सीट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर एक आदमी का हाथ लटक रहा था। उस हाथ से लगातार खून बह रहा था। कृष की नजर नीचे गई। कार से पेट्रोल लीक हो रहा था। एक ही नजर में कृष समझ गई कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कार किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो तुरंत कार के पास पहुंची। अंदर एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच होगी। कृष ने हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा, मिस्टर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अपना हाथ मियर शोल्डर पार रखिए। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। वो आदमी धीरे से आंखें खोलकर कृष को देखने लगा। एक पाल के लिए जैसे वो उसके चेहरे में ही खो गया। लेकिन जैसे ही कृष ने उसका खून से भरा हाथ पकड़ा, यूज होश आया। उसने पूरी ताकत लगाकर कृष का सहारा लिया। दोनों धीरे धीरे कार से बाहर निकले। कृष ने उस आदमी को संभलते हुए कार से काफी दूर ले जाना शुरू किया। जैसे ही दोनों कुछ दूर पहुंचे, पीछे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। बूम! कार आग के गोले में बादल चुकी थी। ब्लास्ट की तेज लहर दोनों तक भी पहुंची। कृष को भी उसके असर से हल्की चोट आ गई। वो आदमी सिर्फ कृष को ही देखे जा रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी मासूम और इतनी हिम्मती लड़की देखी हो। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बैन होने लगी। वो बेहोश हो गया। कृष ने उसे संभाला और पास ही एक पेड़ के सहारे आराम से बिठा दिया। उसने एक बार उस आदमी की तरफ देखा, फिर बिना अपना नाम बताए कृष ने उस आदमी को संभलते हुए पास ही एक पेड़ के सहारे वहां से चुपचाप चली गई। एक बार उसने उसकी तरफ देखा, फिर बिना वक्त गवाए उसके कोट की पॉकेट चेक करने लगी। उससे एक मोबाइल फोन मिला। कृष ने फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से फोन पहले हाई अनलॉक था। उसने कॉल लिस्ट खोली और सबसे ऊपर जो नंबर सेव था उसी पार कॉल लगा दी। जैसे ही सामने वाले ने कॉल रिसीव किया और कुछ बोलने हाय वाला था, कृष ने बिना उसे एक शब्द बोलने का मौका दिए ठंडी और इमोशनलेस आवाज में कहा, ये जिसका भी फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी करंट लोकेशन भेज रही हूँ। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इतना कहकर कृष ने बिना किसी और बात का इंतजार किए कॉल कट कर दिया। उसने तुरंत फोन से करंट लोकेशन सेंड की और मोबाइल उस आदमी के पास ही रख दिया। दूसरी तरफ फोन रिसीव करने वाला आदमी एक पाल के लिए हदबदा गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए जोर से कहा, कार निकलवाओ।
जल्दी अगले ही पाल उसके फोन पर लोकेशन का नोटिफिकेशन आया। उसने नोटिफिकेशन खोला। लोकेशन पुणे के एक सुनसान हाईवे की थी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो अपने लोगों के साथ आस लोकेशन के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद जहां कृष ने उस घायल आदमी को पेड़ के सहारे बिठाया था, वहां एक के बाद एक लक्जरी कार जाकर रुक गई। कम से कम 50 बॉडीगार्ड्स तुरंत बाहर निकले। उनके साथ 2 और लोग भी घबराहट में भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े संभल कर उसे उठाया और सीधा सिटी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते हाई डॉक्टर्स के चेहरे का रंग आ गया। वो लोग कोई आम लोग नहीं थे। वो एशिया के टॉप 3 बिजनेस एम्पायर के मालिक थे। और जो घायल आदमी था वो अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग था, श्लोक रॉय, जो 2 अलग आदमी उसके साथ आए। दी अनमेन से एक उसका छोटा भाई था ध्रुव रॉय और दूसरा उसका ट्रस्टेड असिस्टेंट रोनित। ध्रुव रॉय ने डॉक्टर्स की आंखों में आंखें डालते हुए ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि उसके बाद क्या होगा। डॉक्टर दार के मारे कांप उठा। जी सर, इतना कहकर डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। ऑट की लाइट जलते ही ध्रुव रॉय ने अपने असिस्टेंट रोनित को देखा। पता लगाओ मेरे भाई का एक्सीडेंट किसने किया और जिस लड़की ने फोन किया था वो कौन थी। रोनित ने सर झुकाया। जी सर, और बिना एक पाल गवाए वहां से चला गया। 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बैन हुई। डॉक्टर बाहर निकले। ध्रुव तुरंत उनके पास पहुंच गया। डॉक्टर ने मास्क उतरते हुए कहा, सर घबराने की जरूरत नहीं है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, फिलहाल डेंजर की कोई बात नहीं है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनते ही सबने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ रॉय फैमिली के जाते ही कृष धीरे से उस पेड़ के पीछे से बाहर आई। हाँ, वो वही थी। वो इसलिए नहीं गई थी क्योंकि यूजास घायल आदमी को अकेले छोड़ने में बुरा लग रहा था। जब उसने देख लिया कि उसके लोग आ चुके हैं और वो अब सुरक्षित है, तब वो चुपचाप वहां से निकल गई। कई घंटे पैदल चलने के बाद कृष एक छोटे से अनाथ आश्रम के सामने पहुंची। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह अनाथ आश्रम का गेट खुला। एक बुजुर्ग औरत बाहर निकली। उनका नाम था शांति। वही उस अनाथ आश्रम को चालती थी। जैसे ही उनकी नजर गेट के पास बेहोश पड़ी कृष पर पड़ी, वो घबरा गई। देव बेटा, जल्दी बाहर आओ। अंदर से लगभग 16 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या हुआ काकी? शांति जी ने घबराहट भरी आवाज में कहा। बेटा, जल्दी इस बच्ची को अंदर ले चलो। देव ने कृष की तरफ देखा। उसने बिना कुछ पूछे उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर ले गया। पूरी रात खुले आसमां के नीचे रहने और छोटों की वजह से कृष को तेज बुखार हो गया था। देव ने उसका बैग साइड में रखा और उसे एक बच्चे के कमरे के बेड पर आराम से लिटा दिया। शांति जी ने बड़े प्यार से उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और बुखार की मेडिसिन दी। फिर उन्होंने देव से कहा, देव बेटा, तुम घर चले जाओ, हम इस बच्ची का ख्याल रख लेंगे। देव ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं काकी, मैं थोड़ी देर यही रुकूंगा। शांति जी हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम इसके पास बैठो, मैं बाकी काम देख कर आती हूँ। देव ने सर हिला दिया। शांति जी के जाते ही देव की नजर फिर कृष पर टिक गई। वो उसके मासूम चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराया और बहुत ही हल्की आवाज में बोला, फेरी, लिटिल फेरी। फिर उसने अपना मोबाइल निकला और किसी को कॉल लगाई। कॉल कनेक्ट होते ही उसने जल्दी से कहा, मम्मा, आप और डैड जल्दी यहाँ आ जाइए। उधर सिटी हॉस्पिटल के VIP वार्ड में। श्लोक रॉय को होश आ चुका था। उन्होंने आंखें खोलते ही सबसे पहले ध्रुव को देखा। कमजोर आवाज में बोले, ध्रुव, पता लगाया वो लड़की कौन थी? ध्रुव ने सर झुकाया। जी भाई, श्लोक ने बेचैन होकर कहा, सबसे पहले उस लड़की के बारे में बताओ। ध्रुव हैरान नहीं हुआ। उसने पहले ही कृष की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। उसने रोनित की तरफ देखा, सिर्फ एक शब्द कहा, रोनित। रोनित समझ गया। उसने फाइल खोली और कृषिका सिंघानिया की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी शुरू कर दी।
जैसे जैसे वो कृष की जिंदगी के बारे में बताता गया, वैसे वैसे कमरे का माहौल ठंडा पड़ता गया। श्लोक की आंखों में दर्द उतर आया, ध्रुव की मुट्ठियां कांस गई और रोनित के माथे पर पसीना आ गया। जब उसने पूरी रिपोर्ट खत्म की, ध्रुव की ठंडी आवाज सुनाई दी। नाम? रोनित तुरंत समझ गया, मोहित बंसल सर। ध्रुव ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, go.g सर। रोनित तुरंत वहां से निकल गया। ध्रुव धीरे से मुड़कर श्लोक की तरफ देखा। श्लोक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अनमेन दर्द भी था और पछतावा भी। तभी ध्रुव का फोन बज उठा।